हेलो फ्रेंड्स, अब करते हैं आगे की चर्चा। अगली बात करेंगे एडवांस डिक्लाइन पे। तो आज एडवांस डिक्लाइन बिल्कुल बैकफुट पर आ गई और हालांकि उतनी ख़राब नहीं थी जितना पिछली बार थी, यानी कि 2 हफ्ते पहले, लेकिन हाँ ख़राब तो है। और एडवांस डिक्लाइन रेशो अभी कमज़ोर है और मुझे लग रहा है अभी और कमज़ोर रहेगी। और अब कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लोगों ने जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग कर रखी थी, क्योंकि बाजार एक भी डिप नहीं दे रहा था। और आज जो डिप दिया तो मोस्टली जो पुट राइटर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो फंसते हुए नजर आए हैं। डीवीज लैब, एचडीएफसी लाइफ, मारुति सुजुकी में थोड़ी बहुत जो है आप ये कह सकते हैं कि तेजी थी या बराबरी पे थे। बाकी सभी शेयर्स जो है मंदी की तरफ ही जो है ज़्यादा रुख किए हुए थे। जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को मेटल्स में कमज़ोर थे। कोल इंडिया, फिर एनर्जी में आप लगाइएगा 3% की कमजोरी थी। टाटा स्टील में 2.28% की कमजोरी थी। ओएनजीसी 2.21%, पावर ग्रिड 2.11%, टाटा मोटर्स 2.11। तो मोस्टली जो है आज मेटल्स के अंदर कमजोरी थी। उसके अलावा ऑयल के अंदर भी ओएनजीसी में कमजोरी थी, इवन रिलायंस में भी कमजोरी थी। इन्फोसिस कमज़ोर था, विप्रो कमज़ोर था आईटी में, लेकिन टीसीएस फ्लैट था। निफ्टी बैंक 42958। और देखिएगा बियर्स ने ना एक ही बात की आज, उन्होंने ये एक बात बता दी कि भाई आज हम 43,000 के नीचे बाजार को बंद कर रहे हैं। और रीज़न मैंने आपको बताया कि भाई एचडीएफसी बैंक के जो ना के बराबर जो ग्रोथ देखने के लिए मिली है कासा में, तो आप ये समझिएगा कि बहुत ही मतलब कासा, मतलब आप इतना बुरे तरीके से गिरा देंगे, वो बाजार कैसे पसंद करेगा। तो बाजार ने नापसंद किया। और हालांकि निफ्टी बैंक की कैंडल इतनी बुरी नहीं है जितनी निफ्टी की थी, लेकिन निफ्टी की जो कैंडल है उसने भी 3 कैंडल्स का सफाया कर दिया। और अभी कल हमें लग रहा है कि बाजार शायद अब 43,000 को एक हर्डल लेगा। 43,000 के आसपास बाजार हो सकता है कि घूमे, 100-200 तक जाने की भी कोशिश करे, 43,100-200 की तरफ। लेकिन अभी बाजार के अंदर जो रुख है इकोनॉमी के लिए भी, उसका आकलन जो है अब लोग एचडीएफसी बैंक के प्रोविजनल डेटा से करेंगे। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कल बाजार 42,500 के आसपास जो है टेस्टिंग कर सकता है। 42 से लेकर 42,500 के बीच में बाजार कल भी टेस्टिंग के लिए जा सकता है। और 42 से 42,200 एक अच्छी स्पोर्ट जो है बाजार के अंदर है। तो शायद हमें लग रहा है कि बाजार वहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लेगा। लेकिन शाम को आपने देखिएगा ट्रेड कुछ नहीं लेना है। 2:30 बजे के बाद बाजार किसी भी साइड मूव कर जाता है, हीरो और जीरो ट्रेड। और जिधर पलड़ा भारी होता है उधर जनरली बाजार को खींच लेते हैं बड़े प्लेयर्स। तो जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो एक बात ध्यान रखें कि भाई साहब 2:30 बजे के आसपास अपने सौदे क्लोज कर लें, नहीं तो 10-20 रुपए की ऑप्शन के चक्कर में अभी पिछले 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि 10-20 रुपए की जो ऑप्शंस थी वो लास्ट के 1-1 घंटे में 200-200 रुपये हो रही हैं। तो ये आपको अलर्ट होना चाहिए, उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कल भी ऐसा ही एक वोलेटाइल मूव रहेगा। और अभी बहुत सारे बैंकों ने प्रोविजनल डेटा दिए ही नहीं है। और मैं बड़ा सरप्राइज इसलिए हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे देता है प्रोविजनल डेटा, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी इस बार देरी कर रहा है। तो उससे भी एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बैंक है आज की डेट में रिटेल के मामले में। तो वहाँ पर भी लोगों की नज़र रहेगी, लेकिन सबसे बड़े बैंक ने तो असर दिखाई दिया आज। तो वहाँ से एक आइडिया जो है आपको मिल गया। और वही आज मुझे लग रहा है कि सेलिंग का जो है मेजर रीज़न था। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हालांकि 1.87% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक 1.79। और आज वॉल्यूम भी था, डिलीवरी परसेंट, यानी कि माल लोगों ने छोड़ा है। और आज वॉल्यूम्स थे एचडीएफसी बैंक में हालांकि थोड़े से कम थे। आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा पूरे वॉल्यूम के साथ आज काम कर रहा था, क्योंकि आज बुल्स के पास कोई चारा नहीं था। आईसीआईसीआई बैंक के दम पे ही रोकना था बाजार को, नहीं तो बैंक निफ्टी और गिर जाता। तो वहाँ पर देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के दम पर आज बाजार को रोका गया। फिर दूसरा था एक्सिस बैंक, हालांकि एक्सिस बैंक शाम होते होते ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि सेलिंग इतनी हैवी थी। आज 2620 करोड़ की एफआईज की सेलिंग है आज के अंदर। कैश में ये 2604 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर बेच डाले, 2101 करोड़ स्टॉक फ्यूचर बेच डाले। हाल फिलहाल के दिनों में तो इतनी बड़ी बिकवाली हमने देखी नहीं है। और रिजल्ट से जस्ट पहले, जब रिजल्ट शुरू होंगे उससे पहले माल बिक रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स के पास कुछ ना कुछ सूचना जरूर से ज़रूर है। डीआईज, हालांकि हमारे जो प्यारे डीआईज हैं वो हम रिटेलर्स को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
कि भाई बाजार किसी भी तरीके से बचे, गिरे ना। लेकिन एफआईआईज देखिएगा आतुर हैं गिराने के लिए। और पुट कॉल रेशियो बिल्कुल बैकफुट पे भाई साहब, पुट राइटर डर गए हैं दोनों। आज का फुल देख के तो पुट राइटर पुट लिखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिनकी हेजिंग पोजीशन है बात अलग है, बट जो ब्लैंक पुट राइटर्स जो हैं वो आज बिल्कुल बैकफुट पे थे। डाउ जोन्स हालांकि फ्लैट काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड बड़ा फेवरेबल हो गया इंडिया के लिए, तकरीबन पिछले 3-4 दिनों में $5-6 टूट गया है। लेकिन फिर भी जो है 3.97 तो आज ही टूटा, ₹3 तो आज ही टूटा है। यह इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो है वर्ल्ड की रिसेशन का भी जो है आगाज़ जो है बता रहा है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस टूट रहे हैं 18,100 ये लेवल है, 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक कल किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल लिखने की। आज देखिएगा 18,200, 18,150, 3 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हैं भाई साहब, 3.5 लाख से ऊपर, 4 ही लाख ही हो गए। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड कर दिए नए, जबकि पुट में सब अनवेंडिंग हो गई। और पुट राइटर नीचे तक कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहे। 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं 17,750 में, 17,700 तक की पुट अनवाइंड हो गई है। आप डर समझ सकते हैं कि भाई 17,700 के पुट राइटर भी जो है यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे। हालांकि इसमें से कुछ शिफ्टिंग अगले हफ्ते में हो गई होगी। और इसके अलावा 18,200 के अंदर 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट जो पुट राइटर थे वो आज अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशंस को। तो ये मतलब बिल्कुल यहाँ पर ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि अब बाजार मंदड़िए जो है वो अपने कब्जे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शायद कल की जो एक्सपायरी है उसमें भी जो है मोटा मोटी मंदी करने वाले हमें एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। और निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो अनवाइंडिंग कहाँ से होगी, 43,500, 400 पुट में बता रहा हूँ मैं आपको, 300, 200, 100, पांचों के पांचों स्ट्राइक प्राइस। जहाँ पे कल तक जबरदस्त राइटिंग हो रही थी, आज वो सब अनवाइंड होती हुई नजर आई। लेकिन वहीं उसकी जगह पर कॉल राइटिंग आ गई है। कॉल राइटिंग आ गई है 43,000 पे। तो 43,000 एक मेन हर्डल हो गया, क्योंकि पुट के सामने कॉल ज़्यादा लिखी हुई है और आगे की पुट अनवाइंड हो गई है। जबकि कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो हर कॉल के अंदर राइटिंग हुई है। 43,500 पे तो 2,69,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 146 कॉन्ट्रैक्ट है कुल मिलाकर। यहाँ पर अगली 5 स्ट्राइक्स में तकरीबन 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं। और 43 को भी मिला लोगे तो 6 स्ट्राइक प्राइस में तकरीबन 5.5 लाख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। तो ये काफ़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। तो ये भी बाजार की मंदी के संकेत दे रहे हैं। तो मैं जो फंडामेंटल रीजंस पे आपके साथ बात कर रहा था, आज तो बाजार भी देखिएगा उसको दिखाता हुआ नजर आया। और फिर दोबारा से इस तरीके की पिक्चर दिखना कि भाई बाजार ने जो पुल बैक दिया था उसको आज फिर जो है उसकी हवा निकाल दी गई है। तो ये एक जो है चिंता का विषय, एक विशेष टिप्पणी ध्यान रखिएगा। अब इकोनॉमी की हालत अगर ख़राब होती है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग होती है तो आपके पोर्टफोलियो पर भी उसकी गाज गिर सकती है। जहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट में हो और जो आपने ट्रेड के लिए शेयर्स ले रखे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार मुनाफा पार्शली बांध लेना चाहिए और प्रॉफिट बांध के ना कैश रखो। 10-15 दिन में ही अच्छा मौका मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी अनुभूति है कि मुझे वो मौके जो है मिलते हुए नज़र आएंगे। और हो सकता है देखिएगा मंदी में जो पैसा डालोगे तो एक साथ तो डलेगा नहीं, स्टैगर्ड मैनर में डालिएगा। पर मंदी में जब प्राइस नीचे की तरफ होता है तो घबराना नहीं, क्योंकि बाजार गिरता है ना, कोई खरीदने की बोलता नहीं है। और आप खरीद भी लेते तो अगले दिन भाव और नीचे हो जाता, आप कहते मैं तो फंस गया। ये तो नहीं है कि भाई आप जो खरीदोगे उसके बाद बाजार चलता ही जाए। तो इसलिए तरीका ही यही है। बाजार में अभी भी जो है इंडेक्स में स्पेशली मैं बोल ही रहा हूँ कि निकलने का मौका जो है बाजार दे रहा है। और स्पेशली जिनके पास भी PSU बैंक है, PSU बैंक, और जहाँ पे बहुत अच्छा रन अप आ गया है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादा लालच ना करते हुए, क्योंकि लालच के अंदर क्या होता है वो बिकेगा नहीं, आपके सपने हो जाते हैं बड़े और फिर निकलता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि PSU बैंक में एक बार के लिए कम से कम 35% प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। और भाई अगर आपकी जिगर है और थोड़ा सा कि भाई चलो कोई बात नहीं, तो 50% तक प्रॉफिट भी बांधा जा सकता है। हालांकि मैं PSU स्टॉक्स नहीं रखता, PSU बैंकिंग स्टॉक नहीं है मेरे पास,
और आज मेरे साथ एक व्यूअर का फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा सर मैं पीएनबी खरीदने की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया रुक जाओ ना, अभी पीएनबी ही खरीदना तो थोड़ा रुक जाओ, अभी इतना रन अप आने के बाद उसके पीछे दौड़ोगे ना भाई वो बर्बाद कर देगा। तो जो भागती हुई ट्रेन के पीछे नहीं भगना है। और देखिएगा क्या होता है कि ट्रेडर, मैं इसको पर्सनल मत लेना, बट मैं एग्जाम्पल से आपको जो है समझाना चाह रहा हूँ। देखिएगा जब कभी भी गली मोहल्लों में कोई नई गाड़ी आती है या सुबह सुबह के टाइम अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अगर कोई गाड़ी जो है नज़र आती है तो जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं ना उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से भगता है तो जो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उस शेयर्स को पकड़ने की तरफ दौड़ते हैं। जैसे वो गाड़ी जब चलती है ना तो सारे कुत्ते उसके पीछे भगना शुरू हो जाते हैं। और मान लीजिए कि उसने ब्रेक लगा दिया एकदम, तो सारे कुत्ते या तो उससे भिड़ते हैं, और अगर भिड़ते भी नहीं हैं तो वहाँ थोड़ी देर जैसी गाड़ी खड़ी होगी वो भाई साहब वहाँ से भौंकना भी बंद कर देते और वापस चले जाते हैं। तो कुछ कुछ ट्रेडर्स का ऐसा ही है। देखिएगा कुछ लोग भिड़ जाते हैं, मतलब वो शेयर का प्राइस जैसे भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने देखा या कुछ और भी स्टॉक्स में देखा। और मैं बताता हूँ आपको, एक शेयर पिछले साल था TTML, एक शेयर था भाई, उसने क्या रनअप लगाया और सब लोग TTML ऐसे। और भी एक शेयर था तनला था, एक और था ब्राइटकॉम ग्रुप। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स से हमसे बात करते थे कि सर ये ले लें। मैंने कहा भैया मैं देखिएगा इस पर राय नहीं दे सकता, मुझे तो बैलेंस शीट फंडामेंटल समझ में आ नहीं रही। अब देखिए उन शेयर्स में हुआ क्या, वो यही हुआ कि वो दौड़ते रहे, गाड़ी रुकी तो कुछ के तो स्टॉप लॉस कट गए, यानी कि सीधा भिड़े और भैया उन्होंने कहा चलो स्टॉप लॉस काटो। और कुछ लोग भैया वापस हो गए, अब शेयर का प्राइस वापस भी हो जाएगा तो करोगे क्या। तो बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं अभी भी जो है। और आजकल जो मोबाइल ऐप्स हैं उसमें जो अगर आप कोई भी सब्सक्राइब कर दें तो शेयर्स में ऐसे ऐसी खबरें आती हैं कि जी ये शेयर चल जाएगा, ये शेयर चल जाएगा। तो आप देखिए कोई भी शेयर्स के बारे में ना एक चीज़ बड़ा कंफर्म रखिए, उसका जाके ना आप एक काम तो कर ही सकते हैं, किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाइए, उसकी पी रेशो देख सकते हैं। पी रेशो बहुत नहीं हो, उसका कैश फ्लो देख सकते हैं कि भाई कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हैं। आजकल एक और IPO की बात हो रही है। देखिएगा मैंने किसी भी IPO में आपको जो भी महंगे IPO थे, मैंने भाई साहब किसी भी IPO में आपके साथ वीडियो साझा नहीं की, चाहे वो पेटीएम का था, चाहे वो नाइका था, चाहे वो पॉलिसी बाजार था, चाहे वो क्या नाम है आपका जोमेटो था। मैंने किसी भी IPO में आपके साथ चर्चा नहीं, क्योंकि मुझे वो जस्टिफाई नहीं हो रहे थे। और अभी एक और IPO की तैयारी हो रही है, मामाज अर्थ। भाई साहब उनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे ठीक है यार, पर वैल्यूएशंस यार एक तरीका होता है यार, वैल्यूएशन कुछ भी थोड़ी ना दे दोगे। अब तो देखिएगा लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब तो ट्विटर के ऊपर भी आप जाओगे तो वहाँ पर लोग लिख रहे हैं भाई साहब अगर आपके म्यूचुअल फंड ने अप्लाई कर दिया ना इसके अंदर तो भाई हम जो है अपनी पॉलिसी म्यूचुअल फंड ही रिडीम कर देंगे। और सीधी सी बात क्या कि फंड मैनेजर पता नहीं ऐसे होने पौने दाम पे कैसे खरीद लेते हैं शेयर, और बाद में पैसा किसका होता है, शोल्डर्स का बर्बाद। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो मामाज अर्थ का जो IPO है, जो उनका मेन प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं अभी, बट उनका प्रोडक्ट मुझे पता है। तो प्रोडक्ट अच्छे हैं ठीक है, पर यार वो कम्पिटिटिव है, उसमें HUL भी है, बाकी प्लेयर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेला प्लेयर है। और एक क्या होता है कि कभी कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, सब लोग एक बार सोचते हैं चलो यूज़ करके देख लेते हैं, तो वो वाली भी ब्रांडिंग होती है, एक वो भी यूज़ होती है। पर वो जो वैल्यूएशंस हैं और वो प्रमोटर जो हैं वो मतलब आपके देखिए शार्क टैंक में अगर उनकी प्रमोटर आती है तो भाई लोग जानते हैं कि भाई ठीक है, उससे भी एक प्रचार मैं मानता हूँ होता है। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी ना किसी भाव पे ले लोगे। जिसने मामाज अर्थ का जो IPO लिया, जिस प्राइस के ऊपर वो बात कर रहे हैं, जिन वैल्यूएशंस के ऊपर, भाई साहब हवा में उड़ता हुआ आदमी भी जमीन पे आके गिरेगा। मामाज अर्थ नहीं होगा, मामा का भी अर्थ हो जाएगा, मामा भी जमीन पे आ जाएगा और मम्मी भी जमीन पे आ जाएगी। भाई इस तरीके का IPO में पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। और मैं जनरली एग्रेसिवली कभी बोलता नहीं हूँ ऐसे कि भाई ये जो IPO है, पर हम उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम आपसे बात करेंगे भाई यार IPO है। तो बड़ा मैंने ये जितने भी IPO बड़े महंगे थे उन पर मैंने एक ही बात की, भाई बड़ी महंगी वैल्यूएशंस पे। और लिस्टिंग के बाद भी जो शेयर्स बड़े महंगे थे उन पर भी मैंने यही बात की कि भाई नहीं भाई ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करते। अच्छी कंपनियां भी हमने कहा कि भाई वैल्यूएशंस महंगी है, जिसमें एक रोजारी बायोटेक की कंपनी थी या इंडिगो पेंट वाली कंपनी थी, हमने यही कहा कि भाई कंपनियां तो ठीक है पर यार कुछ भी भाव थोड़े ना दे दोगे। कोई चीज़ जो 100 रुपये की औकात रखती है
उसको आप 400 रुपये दोगे ना, तो वो तो गलत है ना, अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी। तो आज के इन क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर दूं, पर मैं जो सोचता हूं, जो मैं आपके साथ साझा करता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि मेरे व्यू गलत हो, और मैं शायद इतना एग्रेसिव नहीं हूं इन्वेस्टमेंट में कि भाई मैं किसी भी वैल्यूशंस पर ले लूं, और मैं वैल्यूशंस को बहुत तरजीह देता हूँ, पर उस वैल्यूशन पे तरजीह देने के बाद कम से कम एक सुकून रहता है कि यार कोई चीज़ महंगी नहीं ली। और एक दो शेयर्स हमने महंगे ले रखे हैं पोर्टफोलियो में हमारे, लेकिन हम उन सेक्टर के अंदर जो है उसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सेक्टर ही 20 या 30% की रेट से CAGR से आएगा, या कोई नियर बाय कंपिटिटर नहीं है। तो एक दो शेयर्स हमारे पास भी होंगे महंगी वैल्यूशन के, बट मोस्टली जो है हमारे पास 20-25 से ऊपर की पी वैल्यूशंस का कोई शेयर्स नहीं रखते हम अपने पोर्टफोलियो में। एक दो शेयर्स हैं हमारे पास जो IT रिलेटेड शेयर्स हैं, जहाँ पर की थोड़ी सी महंगी वैल्यूशन है, नई कंपनी और हमें, लेकिन वो सब प्रॉफिट मेकिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी है या अभी स्टार्टिंग पीरियड के अंदर है, या वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी में भी ऐसी कंपनी है जो मतलब सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनी रहेगी तो वो कंपनी जरूर रहेगी। तो इस तरीके की जो है चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ आजकल, और कल भी मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए थे इसी तरीके के। ये लास्ट की चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। और भाई अगर चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी कर दो, और जो लोग रेगुलर देखते हैं, और भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई आज सब्सक्राइब कर दो। ममाज अर्थ के IPO में पैसा लगाओ ना लगाओ, पर चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।